हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल द स्ट्रीमलाइट। माय नेम इज फरमान एंड हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स। ठीक है, चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशन में आज पढ़ने वाले हैं आर्चिमिड्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में बयान से डिस्कस हुआ था। आई थिंक थ्रस्ट, प्रेशर एक्स्ट्रा को भी डिस्कस कर लिया था, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए थे। होप करता हूं कि जो भी कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं अभी या हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं, आपको वो कंप्लीटली जो है अंडरस्टैंड हो गए होंगे एंड आपने खुद भी रिवाइज कर लिया होगा टेक्स्ट बुक से। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट है, लेक्चर सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक पढ़ना, क्योंकि टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ते हो तो आपको अपने माइंड में कुछ चीजें आ जाती, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनका आपको आंसर फिर लेक्चर में मिलता है। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है ना, उनका अराइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका अराइज होना आपको कंसेप्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके माइंड में ये जोर डालते हैं कि आप अपनी वे में सोचते हो। ठीक है, तो आपका जितना आप खुद सोचते हो, ठीक है, जितना आप खुद कोशिश करते हो सोचने की समझने की, तो वो चीजें आपको याद रहती हैं। अदर देन अगर आप लेक्चर 10 बार सुनोगे और 1-2 बार रिवाइज करोगे तो ज्यादा बेटर है 2 बार रिवाइज करना। ठीक है, क्योंकि वो चीजें आप खुद कर रहे हो, तो जो चीज आप खुद कर रहे हो ना, जिसमें आप अपना दिमाग यूज कर रहे हो, जिसमें आप अपने दिमाग को जो है एक टाइप की स्टिमुलस देते हो, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर रहता है आपके लिए, उससे आपको ज्यादा फायदा रहता है, वो ज्यादा टाइम तक के लिए याद भी रहता है। ठीक है, हम यहाँ पर स्टिमुलेट करने के लिए आपको और आपको ये कंसेप्ट जो है उसकी एक हिंट देने के लिए, बाकी समझना तो फिर भी आपको ये। ठीक, तो आज पढ़ेंगे आर्चिमिड्स प्रिंसिपल। आर्चिमिड्स प्रिंसिपल। हाँ, तो आर्चिमिड्स प्रिंसिपल से पहले आपकी टेक्स्ट में कुछ एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, 1-2 एक्टिविटीज हैं, सिंपल एक्टिविटीज हैं। हाँ, अच्छे से कर लेंगे। सपोज आपने कोई ऑब्जेक्ट को क्या है स्प्रिंग बैलेंस पे हैंग किया। स्प्रिंग बैलेंस होती है वो छोटी सी बैलेंस होती है। ठीक है, उसको हम ऐसे पकड़ते हैं, उसके नीचे एक हुक होता है, उसमें अपनी चीज जो ऑब्जेक्ट है उसको डाल देते हैं। ठीक, तो स्प्रिंग नीचे चली जाती है, तो नीचे चली जाती है, तो वहां पर रीडिंग्स होती है 1 kg 2 kg 3 kg, वहां पर दिखाती है कितनी kg इसका क्या वजन है। ठीक है, सिंपल है, देखी भी होगी आपने बहुत बार। तो अब क्या करना है, आपने स्प्रिंग बैलेंस को उस पे ऑब्जेक्ट को बांधना है और जो है रीडिंग नोट करनी है। उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता बाथ टब में लेते जाना है। ठीक है, पहले थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, लास्ट पे पूरा डुबो देना है। आप देखोगे कि जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा उसमें डुबो देते हो, ठीक है, पानी के बाथ टब में, तो वहां पे क्या हो रहा है, या सॉरी किसी बकेट में आपने पानी रखा तो उसमें डुबो रहे हो, तो क्या हो रहा है कि ये जो स्प्रिंग है ना, इसका जो वेट है इस ऑब्जेक्ट का, वो कम होता जा रहा है। ठीक, इसका वेट कम होता जा रहा है टिल ये सारा का सारा पानी में डूब जाए। उसके बाद कोई भी चेंज नहीं होती वेट में। एक ये ऑब्जर्वेशन है जो हमने देख ली। या आपने एक इलास्टिक ले लिया, इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक कोई मटेरियल, इलास्टिक का जो जैसे ही आप उस पर कोई चीज हैंग करते हो तो वो, ठीक है, बड़ा हो जाता है। जैसे आप पानी में डालोगे तो आपको लगेगा कि वो वापस आ रहा है। ठीक है, छोटा होता जा रहा है वापस से, जब तक पूरा पानी में चला जाएगा। पूरा पानी में चला गया उसके बाद कोई भी अपोजिशन नहीं होती, कोई भी फोर्स वापस, कोई भी चीज कम नहीं होती। ठीक है, फिर वही रहता है नॉर्मल वाला। ठीक है, ये सिंपल है, ये 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो इन 2 एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिलता है, हमें क्या इससे सीखना है, वो ये है कि, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्या है। एक फोर्स निकल पड़ा था बॉयंट फोर्स के नाम से। वो सिंपल है, जैसे आपने ऑब्जेक्ट को पानी में जो है डुबाना स्टार्ट किया। ठीक है, पानी में डुबाना स्टार्ट किया तो उस पे बॉयंट फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। बॉयंट फोर्स ड्यू टू फ्लूइड, यानी यहाँ पे ड्यू टू वाटर। तो जैसे ही वो उस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो गया तो इसका जो mg था नीचे की डायरेक्शन में, वो कम होना स्टार्ट हो गया। सपोज ऐसे मत दिखाता हूं आपको, ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इसका क्या वेट है यहाँ पे mg, मास का m है। जैसे आपने इसको पानी में डुबोना स्टार्ट किया, यहां तक पानी है, तो यहाँ पे इसको बॉयंट फोर्स आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो टोटल अभी जो यहाँ पे स्प्रिंग दिखाएगी हमें, स्प्रिंग जो हमें दिखाएगी, स्प्रिंग बैलेंस, वो क्या दिखाएगा, स्प्रिंग बैलेंस हमें दिखाएगा mg माइनस बॉयंट फोर्स। स्प्रिंग बैलेंस पे जो फोर्स आएगा वो किसके बराबर होगा, mg जो नीचे है माइनस जो बॉयंट फोर्स अपवर्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स निकलेगा, mg नीचे है, बॉयंट फोर्स अपवर्ड है, तो नेट फोर्स आएगा कुछ क्या, mg माइनस बॉयंट फोर्स, तो वो दिखाएगा हमारा स्प्रिंग। अब जब ये चला जाता है नीचे तो लास्ट पे क्या होता है, लास्ट पे ये पहुंच गया यहाँ पे, कहाँ पे, पानी, ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पानी पहुंच गया, ऐसे हुक है, यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है, एक्सेट्रा। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे mg है,
यहाँ पे क्या, यहाँ पे बायोट फोर्स, यहाँ पे पूरा बायोट फोर्स है लास्ट पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब सारा ऑब्जेक्ट जो है पानी में चला गया है, पानी में डूब गया है, पानी में इमर्स हुआ है, तो यहाँ पे जो है नेट बायोट फोर्स आ जाएगा। यहाँ पे अब जो स्प्रिंग दिखाएगी इसके बाद चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बायोट फोर्स सारा आ गया, क्योंकि सारा पानी में चला गया। यही जो चीज है, यही देख के आर्चिमिड ने एक प्रिंसिपल दिया था, हम आर्चिमिड्स प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। आर्चिमिड ने क्या बोला था मैं वो पढ़ता हूं आपके लिए। When a body is immersed, जब हम एक बॉडी को इमर्स करते हैं और पार्शियली इन अ फ्लूइड, फुल्ली इमर्स करते हैं या पार्शियली इमर्स करते हैं एक फ्लूइड में, ठीक है, it experiences an upward force that's equal to the weight of the fluid displaced by it. वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो किसके इक्वल है, इसने जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया, उसने जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया उस वेट के बराबर, उसके उस फ्लूइड के वेट के बराबर इस पे फोर्स, अपवर्ड फोर्स लग जाएगा, ठीक है। यहां पे समझो, उसने बोला जब कोई चीज पानी में पार्शियली या फुल्ली इमर्स किया जाता है, ठीक है, कोई चीज पार्शियली या फुल्ली लिक्विड में इमर्स किया जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, बॉयंट फोर्स। वो किसके बराबर होता है, वो इसके इक्वल होता है कि इसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया। यहां पे क्या हुआ था, जब यहाँ पे ये इतना ही अभी पानी में गया था, ठीक है, जब इतना ही पानी में गया था तो यहाँ पे इतना ही वेट डिस्प्लेस हुआ था ना, इतनी ही वॉल्यूम की वजह से, जितना पानी में चला गया था, तो यहाँ पे अभी कम बायोट फोर्स आ रहा था। जहां पे जब ये फुल्ली इमर्स हुआ तो टोटल वेट किसने कितना डिस्प्लेस किया होगा इसने, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें वेट आ जाएगा, उसके बाद डेंसिटी निकालेंगे वाटर की या फ्लूइड की तो उसके बाद हमें उसका वेट आ जाएगा, तो वहां पे उस वेट के बराबर इस पे बायोट फोर्स अप्लाई होगा। अब जैसे ही ये फुल्ली इमर्स हो गया तो इसने फुल्ली वाटर को डिस्प्लेस किया जितना ये कर सकता था। अब ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि अब ये फुल्ली इमर्स हो गया। इसीलिए जैसे ही ये इमर्स हो जाता है, पानी में पूरा डूब जाता है, उसके बाद चेंज नहीं होती स्प्रिंग बैलेंस में, स्प्रिंग बैलेंस कांस्टेंट रहती है। क्यों, क्योंकि यहां जब तक ये पूरा डूब गया तब तक ये वाटर डिस्प्लेस कर रहा था, तब ये पूरा इसमें पानी में इमर्स हो गया तो इसने कंप्लीटली उतना वाटर डिस्प्लेस किया जितना ये कर सकता था। उसके बाद अब ये पानी में है तो अब कोई वाटर डिस्प्लेस नहीं होगा, इसीलिए चेंज नहीं आएगा अब स्प्रिंग बैलेंस में, ठीक है। आर्चिमिड्स प्रिंसिपल समझ में आ गया। आर्चिमिड्स प्रिंसिपल क्या है, क्या जब आप कोई बॉडी जो है पार्शियली या फुल्ली इमर्स करते हो लिक्विड में या किसी फ्लूइड में, ठीक, तो वो एक फोर्स जो है एक्सपीरियंस करता है, अपवर्ड फोर्स, ठीक। वो फोर्स किसके बराबर होता है, वो होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, किसने, इस ऑब्जेक्ट ने। ये है आर्चिमिड्स प्रिंसिपल। आर्चिमिड जो है ग्रीक साइंटिस्ट थे, ठीक है, ग्रीक साइंटिस्ट थे। तो एक बार क्या हुआ था कि उनको अपने जमाने के किंग ने जो बोला था कि उसके पास क्राउन था, ठीक है, उस किंग का क्राउन था जो कि प्योर गोल्ड से बना था। अब उसके पास दूसरा क्राउन लाया गया था, उनको किंग को बोला गया था कि प्योर गोल्ड का है, लेकिन उसको किसी ने शिकायत की थी कि नहीं ये प्योर गोल्ड का नहीं, इस पे कुछ मिक्स किया गया है, ठीक है। तो किंग ने कहा था कि मुझे प्रूव करना है क्या ये प्योर गोल्ड का है, नहीं मैं कैसे देखूंगा। तो आर्चिमिड को बुलाया गया था, आर्चिमिड साइंटिस्ट थे, तो उनको बोला गया था, वो उस पर काम करे थे, उनको बोला गया कि मुझे तुम्हें पर्टिकुलर टाइम में ये प्रूव करके देना है कि ये गोल्ड का है कि नहीं। अब कहा जाता है कि जैसे ही आर्चिमिड अब नहाने गए, वो अपने जैसे ही बाथ टब था उनमें उनका, जैसे उनमें वो बैठा, उनने देखा कि बैठने की वजह से पानी बाहर चला गया, ठीक है। जैसे ही वो बाथ टब में बैठ गए, बाथ टब में पानी फुल था, जैसे ही वो बाथ टब में चले गए तो पानी जो बाथ टब में था वो नीचे बाहर चला गया, ठीक है ना, सिंपल नॉर्मल से एक्सपीरियंस है। तो कहा जाता है कि वो ऐसे ही दौड़े, ठीक है, ऐसे ही विदाउट क्लॉथ्स वो बाजार में मार्केट में चले गए दौड़ते हुए, और वो कह रहे थे यूरिका, ठीक है यूरिका मतलब आई गॉट इट। और किंग के पास चले गए, किंग को बोला कि ऐसा करते हैं, पानी लाते हैं एक बकेट में और फुल अप टू ब्रिम, ठीक है, ऊपर तक। उसके बाद उसमें आपका जो प्योर सोने का नेकलेस है, जो प्योर सोने का क्राउन है, वो उसमें डाल देते हैं, देखते हैं कि कितना पानी डिस्प्लेस हो जाएगा। उसके बाद नया वाला ऐसे ही करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट सेम करते हैं नए वाली के साथ, वहां पे देखते हैं कि पानी कितना डिस्प्लेस हुआ। तो फिर दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे क्या ये प्योर गोल्ड है। तो यहाँ पे उन्होंने यही चीज यूज की थी, यही अपना प्रिंसिपल यूज किया था डेंसिटी के बेसिस पे, क्योंकि वहां पे डेंसिटी पे डिपेंड होता है, जितनी ज्यादा डेंसिटी है तो उस हिसाब से वो पानी भी डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आर्चिमिड ने किया था और आर्चिमिड ने इससे अपनी जान भी बचाई थी। तो आर्चिमिड प्रिंसिपल सिंपल है कि जितना आप पानी में जाओगे उतना ही जितना आप वेट डिस्प्लेस करोगे। अब दो चीजें यहाँ पे समझना, मैं कुछ और चीजें बोल रहा हूं। यहाँ पे जितना तुम वेट डिस्प्लेस करोगे वाटर का या फ्लूइड का, उतना तुम पे अपवर्ड फोर्स लगेगा। अब हम चीजों को ऐसे डिजाइन करते हैं, अब आयरन का शिप तो है लेकिन वो डूब नहीं जाता, क्यों,
क्योंकि हम काम करते हैं उसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि जैसे ही वो फ्लूइड में चला जाता है या वाटर में चला जाता है तो वो इतना फ्लूइड डिस्प्लेस करता है जो उसके वेट से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो वो इतना फ्लूइड डिस्प्लेस करता है जो उसके वेट से ज्यादा होता है, इसीलिए ये mg जो उसका डाउनवर्ड होता है और जो बॉयंट फोर्स अपवर्ड होता है, बॉयंट फोर्स ज्यादा हो जाता है और mg कम हो जाता है, इसी वजह से डिजाइन किया जाता है। अब यही बात है कि आप एक सुई को डालोगे एक और बड़े लॉग को, ठीक है। बड़ा लॉग जो है ना वो वाटर डिस्प्लेस करता है अपने वेट से ज्यादा के बराबर, सुई डिस्प्लेस नहीं कर पाती उतने वाटर को जितना उसका वेट है, ठीक है। तो यहाँ पे यही डिपेंड होता है कि आयरन जो शिप में यूज करते हो वो उस तरीके से फ्रेम किया जाता है, उस तरीके से उसको बनाया जाता है ताकि वो ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करे। अगर आप डायरेक्टली डालोगे आयरन शीट तो वो डूब जाएगा, क्यों? क्योंकि वो वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा अपने वेट के बराबर या अपने वेट से ज्यादा, ठीक। तो यही बात है कि चीजें क्यों डूबती है, क्यों नहीं डूबती, क्योंकि वो वाटर डिस्प्लेस का मसला है कि कितना वाटर डिस्प्लेस होगा कितना नहीं, ठीक है। देखो आर्चिमेड्स प्रिंसिपल के बहुत सारे एप्लीकेशंस है। सपोज हम कहां पे यूज करते हैं, ये यूज इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन एंड शिप्स को डिजाइन किया जाता है। कैसे डिजाइन किया जाता है? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वेट को डिस्प्लेस करे वाटर के, जैसे ज्यादा वाटर डिस्प्लेस होगा तो वो बॉयंट फोर्स भी ज्यादा उस पर अप्लाई होगा। इसी तरह लैक्टोमीटर जिससे हम मिल्क का देखते हैं कि कितना मिल्क प्योर है, क्या इसमें पानी है, ठीक, वो उसी के बेस पे डिजाइन किया जाता है आर्चिमेड्स के प्रिंसिपल पे। इसी तरह प्योरिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, हाइड्रोमीटर यूज करते हैं हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स के लिए, वो भी इसी पे यूज होता है, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो सिंपल है, कोई भी मसला नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है, समझना है इजीली, ठीक। तो ये रहा हमारा आज का आर्चिमेड्स। अब आते हैं रिलेटिव डेंसिटी पे। दूसरा टॉपिक दिया हमारे टेक्स्ट में रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। अब डेंसिटी तो आपको पता है ना, डेंसिटी क्या होता है, आपसे पूछूंगा डेंसिटी क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये चीज ज्यादा डेंस है, ये चीज कम डेंस है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। क्या होता है ये डेंसिटी? ठीक, हम सिंपल लैंग्वेज में हम डेंसिटी को बोलते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आपने भर दिया है। सपोज मैं बताता हूं, आपने इतना वॉल्यूम लिया, कितना, इतना एक यूनिट वॉल्यूम लिया, आपने एक क्यूब ले लिया किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का, ठीक है। दो मटेरियल का आपने दो मटेरियल के दो क्यूब लिए, सेम साइज के दो क्यूब हमने लिए और हम देख रहे हैं कि इस मटेरियल के इस क्यूब में कितने एटम्स हैं, ठीक है, कितने एटम्स हैं, कितने कम्पैक्टली इसमें मास भरा है और देखते हैं कि इसमें कितना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एटम्स को क्लोजली रखा गया है, ठीक है, बहुत ही क्लोजली रखा गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है, ठीक है, यहाँ पे एटम्स दूर दूर है। मतलब पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास भरा है, एटम्स आपके मास जो है उसी मास जो आता है वो आपको आता है एटम्स की वजह से, जितने ज्यादा एटम होंगे उतना ज्यादा मास होगा। तो यहाँ पे ज्यादा एटम है इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, क्यों? क्योंकि स्पेस कम है एटम्स के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, मतलब पर्टिकुलर वॉल्यूम में मास कम है, यहाँ पे पर्टिकुलर वॉल्यूम में मास ज्यादा है। इसी बेसिस पे हम कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कितना मास एक यूनिट वॉल्यूम में भरा गया है। अगर मैं दोनों का यूनिट वॉल्यूम लूं तो किसमें ज्यादा मास भरा है उसको उसकी डेंसिटी हाई है, किसमें कम मास भरा है हम बोलते हैं उसकी डेंसिटी लो है। तो डेंसिटी की फॉर्मूला क्या है या डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी नॉर्मली यूजुअली होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, हो गया आपका डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सपोज आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, मैं आपको बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की डेंसिटी क्या है? गोल्ड की डेंसिटी है 19300 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। हमने एक क्यूब लिया, उसको यहां से 1 मीटर साइड लिया, ये वाला साइड 1 मीटर, ये वाला साइड 1 मीटर, ये वाला साइड 1 मीटर, ठीक है। उसको ऐसे गोल्ड का क्यूब लिया, उसको देखा, हमने देखा कि उसका मास जो था ना वो था 19300 केजी। 1 मीटर क्यूब में गोल्ड के 19300 केजी आते हैं। इसी तरह हमने फिर क्या किया, हमने लिया वाटर का एक क्यूब लिया, 1 मीटर क्यूब लिया वाटर का, उसका देखा कितनी डेंसिटी है, उसमें कितना मास है, हमें आ गया उसमें 1000 केजी है। तो यहाँ पे गोल्ड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। देखो क्यों, यहाँ पे 19300, यहाँ पे 1000, वो है 19300, ये है 1000, मतलब 19 टाइम ज्यादा डेंसिटी है गोल्ड की एज कंपेयर टू वाटर। इसी तरह डिफरेंट चीज की भी डेंसिटी होती है, ठीक है। डेंसिटी मतलब मास कितना है पर यूनिट
वॉल्यूम है। हमें पढ़ना क्या है लेकिन रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। रिलेटिव मतलब एज कंपेयर टू वाटर क्या डेंसिटी है इसकी, समझो मैं बताता हूं आपको। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। डेंसिटी तो हमें चलिए पता है, ठीक है, डेंसिटी हमने देखा कि 1 मीटर क्यूब ले लिया उस ऑब्जेक्ट का, हमने देखा इसमें कितना मास है, हमें आ गया डेंसिटी इसका ये है, ठीक है, सिंपल है। हाँ, लेकिन अब रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के कंपैरिजन में इसकी क्या डेंसिटी है, ठीक है, वाटर के कंपैरिजन में इसकी क्या डेंसिटी, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। सिंपल है, सिंपल कंसेप्ट है। डेंसिटी आपने निकाली, अब आप देखना चाहते हो कि वाटर के कंपेयर में ये कितना डेंस है, क्या ये वाटर से ज्यादा डेंसर है, क्या ये वाटर से कम डेंसर है, तो ये आपको देखना है। वाटर से कम डेंस है, वाटर से ज्यादा डेंस है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। कैसे? अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये आपको लेस देन 1 आ जाएगा, ठीक, तो लेस देन 1 है मतलब वाटर की डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट सब्सटेंस। अब सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर, तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, मतलब सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। सिंपल कंसेप्ट है, कोई भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। सपोज क्वेश्चन ही करते हैं, हमारे टेक्स्ट में क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करते हैं उसको, यही पे करते हैं, यहाँ पे जगह है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, रिलेटिव डेंसिटी किसकी? सिल्वर की 10.8, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की पता ही है क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। बट हमें देखना है ऐसा यूनिट में। अब यहाँ पे यूनिट क्या होगा, आपसे पूछोगे मैं यूनिट क्या होगा, यहाँ पे डेंसिटी है, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, यहाँ पे क्या है केजी पर मीटर क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट लेस होगा क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो रिलेटिव डेंसिटी जो है यूनिट लेस होगा। लेकिन डेंसिटी की अपनी यूनिट है क्या? केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट 0 है क्योंकि वो प्योर नंबर है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो यूनिट्स कट जाएंगे। अब मुझे बोला गया है मुझे निकालो सिल्वर की डेंसिटी, सिल्वर की डेंसिटी आपको देगी। अब यार ये फॉर्मूला है ना, सिंपल डाल दो, 10.8 ठीक है, इज इक्वल डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय 1000। यहां पे आ जाओगे क्या आएगा 10800 kg पर मीटर क्यूब। ये आपकी आएगी सिल्वर की डेंसिटी 10800 या 10.8 में 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। ये रही आपकी डेंसिटी सिल्वर की। सिंपल है ना, कोई भी इसमें मुझे नहीं लगता कोई टफ है, कोई कंसेप्ट है कि नहीं समझ में आ जाएगा। आर्चिमेडेस प्रिंसिपल भी सिंपल है, रिलेटिव डेंसिटी वाला कंसेप्ट भी सिंपल है। अब आप बोलोगे हमें रिलेटिव डेंसिटी चाहिए क्यों? क्योंकि आप देखोगे हमने किसी चीज को डाला किस में है, वाटर में डाला है ना। हमें चेक करना है कि क्या आयरन जो है वाटर में डूब जाएगा, क्या शिप जो है वाटर में रह पाएगी, सबमरीन वाटर में रहेगा, इलेक्ट्रोमीटर वाटर में रहेगा, हाइड्रोमीटर डेंसिटी देखनी है वाटर की। तो हमें यही चाहिए ना, वाटर हर जगह आ रहा है, हमारे लिए फ्लूइड कौन सा है? वाटर है, क्योंकि हमारी अर्थ पे 71% वाटर है, तो इसलिए हमें वाटर की कंपैरिजन में डेंसिटी देखनी होती है। ये हमें इजी होता है आगे जाके क्वेश्चन को सोल्व करना, क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है और रिलेटिव डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड वाटर कट जाता है, तो हमें डायरेक्ट इसकी डेंसिटी चाहिए होती है वहां पे। आगे एक क्वेश्चन पे जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी क्यों चाहिए थी हमें, ठीक। तो जल्दी से नोट कर लो इसको, सिंपल है, या वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको बेटर लगता है। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आते हैं एक्सरसाइज पे, 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी तो आप देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। चलो इसको रब करते हैं, ठीक है, ये आ गया ना समझ में, ठीक है, इसको रब करते हैं। आपसे क्वेश्चन है, अगर हमने दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस को हाफ किया, मुझे बोलो फोर्स को क्या होगा, फोर्स किस वे से चेंज होगा, किस चीज के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखो एक सिंपल चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या वो है फॉर्मूला फोर्स की। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है हमारे फोर्स की F इज इक्वल टू G/m/r²। ये आपको याद रखनी है, ये है
फॉर्मूला किसकी? फोर्स की। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपको बोला जाता है कि अगर हमने डिस्टेंस को रिड्यूस किया फोर्स का क्या होगा? डिस्टेंस को रिड्यूस करोगे यार, डिस्टेंस को करोगे 1/2 का होल स्क्वायर आएगा ना, 1/2 ऑफ आर का पहले मानते हैं आर था, अब हमने डिस्टेंस को रिड्यूस करके 1/2 ऑफ आर बना लिया, तो ये क्या आ जाएगा? एफ किसके बराबर आ जाएगा? जी एम, ठीक है, डिवाइड बाय आएगा आर स्क्वायर बाय 4, ये एफ डैश है, ठीक, वहां पे एफ था जी एम बाय आर स्क्वायर। अब हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, 1/2 आर स्क्वायर लिख लिया, तो हमें आ गया जी एम बाय आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो एफ डैश के बराबर आएगा, एफ डैश आएगा 4 टाइम्स जी एम बाय आर स्क्वायर, मतलब एफ डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स एफ। अगर आपने डिस्टेंस को हाफ के कर दिया तो आपका फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें कंसेप्ट चेक होता है कि आपने समझा है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपने दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो आपका फोर्स जो है 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, ठीक है। सिंपल है, ये आपको ऐसे भी आना चाहिए। तो ये सब मैंने आपके लिए किया ताकि आपको समझ में आ जाए। एफ हमने माना इसको, तो यहाँ पे इसके बदले फिर मैंने एफ सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे इस सब के बदले जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक। तो एफ डैश आ गया 4 टाइम्स एफ, ठीक है, सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रपोर्शन टू देयर masses. Why then a heavy object does not fall faster than a लाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है। गैलीलियो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे, तो उनने क्या किया था, उनने दो ऑब्जेक्ट्स को पहले उनने दो ऑब्जेक्ट्स को डाल दिया था, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स ये एक साथ गिरेंगे, ये डिपेंड नहीं करेगा ऑब्जेक्ट बड़ा है या छोटा है, ठीक, ये दोनों एक साथ गिरेंगे। तो उनको फिर लेकिन वहां पे पूछा गया था कि हम ऐसे अगर कोई फिदर डालेंगे, ठीक है, या स्टोन डालेंगे तो फिदर को ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने बोला था कि एयर की रेजिस्टेंस है, अगर हम एयर की रेजिस्टेंस खत्म करेंगे तो ये दोनों एक साथ गिर जाएंगे, ठीक है, सिंपल है। तो क्योंकि जी जो है दोनों के लिए सेम है। जी किस पे डिपेंड करता है? आपने सुना था जी जो है, जी वो किसके बराबर था? एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की क्या फॉर्मूला थी? जी एम बाय आर स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे जो स्मॉल एम था वो है ही नहीं, मतलब आपके मास पे डिपेंड करेगा ही नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको उतनी ही एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट करेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपका मास क्या है। तो इसी बेस पर उन्होंने बोला था क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट अगर आप दो छोड़ोगे तो वो एक साथ जमीन पे आ जाएंगे, क्योंकि दोनों के लिए सेम जी है, दोनों के लिए सेम जी है। जब जी सेम है तो टाइम सेम लगेगा ना। टाइम किसके बराबर है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। अब u मानते हैं 0, ठीक है, तो t किसके बराबर है? v बाय ए मतलब सॉरी v t बराबर है v बाय ए। जब अगर तुमने हाइट सेम रखी है, ठीक है, तो v भी सेम होगा, a भी सेम है, तो टाइम भी सेम लगेगा दोनों को। तो यही पे इन्होंने कहा था कि ये मास पर डिपेंड नहीं करेगा ऑब्जेक्ट के, बल्कि दोनों को सेम ही फोर्स है, तो दोनों के लिए सेम ही एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, तो दोनों सेम टाइम पे आ जाएंगे, दोनों सेम एक साथ स्ट्राइक करेंगे। अब जो हमें लगता है कि नहीं वो बड़ी वाली चीज आहिस्ता गिरती है, या जो कम वजन वाली होती है चीज वो आहिस्ता गिरती है, वो बिकॉज एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी स्पीड जो है स्लो हो जाती है, ठीक, समझ में आ गया। तो ये आंसर है इसका, ये आप लिखोगे। What is the magnitude of the gravitational force between the Earth and a 1 kg object on the surface? Mass of Earth is 624 kg and radius of Earth is 6.6 मीटर। सिंपल है यार, ये खुद निकालोगे आप। आपको निकालना है 1 kg ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के बीच में कितना फोर्स है यहाँ पे। सिंपल है, एक दो वे से निकाल सकते हैं मुझे लगता है। अगर हम ये करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है इंटू 1 kg, तो मुझे लगता है 9.8 न्यूटन आएगा, ठीक। या आप जाके वहां से कर सकते हैं जी एम बाय आर स्क्वायर सॉल्व करके वहां पे निकाल सकते हैं, ठीक। तो ठीक है, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर ऑन स्मॉलर देन द सेम एज द फोर्स विद व्हिच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। व्हाई? ठीक है, अब आपको बोला जाता है कि मून एंड अर्थ जो है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल है, पता है हमें। अब बोला जाता है ज्यादा फोर्स कौन अप्लाई करता है, तो आप बोलोगे सिंपली अर्थ करती होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत कंसेप्ट है, ठीक है। आपने फोर्स की फॉर्मूला देखिए, किसके बराबर है? जी एम बाय आर स्क्वायर। यही फोर्स कौन अप्लाई करता है? अर्थ।
यही फोर्स कौन अप्लाई करता है? मून। दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, सिंपल है। यहां पे लिखा है ये, अगर ये समझ में आ गई ये फॉर्मूला तो ये कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स अप्लाई करते हैं। और न्यूटन का थर्ड लॉ भी वही से हमने डिराइव किया था। इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, वो एक दूसरे के आस पास मतलब पास आने लगती है। ठीक है, एक पॉइंट आता है जहां पे दोनों का फोर्स बैलेंस हो जाता है। ठीक है, फोर्स बैलेंस हो गया, उसके बाद वो मूव नहीं करते। अब बात ये है कि सपोज ऐसे जब बिग बैंग हुआ था, ठीक है, तो अर्थ ऐसे चल रही थी। ठीक, अर्थ की जो डायरेक्शन थी ये थी, यहाँ पे वेलोसिटी अर्थ की कुछ, यहाँ पे आ गया था सन। क्या आ गया था? सन ने क्या किया, इसने इसको यहाँ खींचा और ये यहाँ जा रही थी। ठीक है, तो ये नेचुरल टेंडेंसी थी, ये सन ने खींचा तो अर्थ यहां चली गई। ठीक है, इस एवरी पॉइंट पे यही हुआ तो अर्थ एक सर्कल में मूव करने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों, ये यहाँ पे क्यों नहीं आई? यहाँ पे दोनों का फोर्स बैलेंस हो गया था। यहाँ पे जितना फोर्स यहाँ खींच रही थी इतना अर्थ वापस अपोज करके यहाँ पर रख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स जो है बैलेंस हो गया था। और एक फोर्स होता है उसको मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसकी वजह से होता है, जो टेंडेंसी होती है भाग जाने की, तो वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए कि अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, अर्थ और मून आपस में मिलते नहीं है। ठीक, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड? फोर्स को क्या होगा अगर हमने एक का मास डबल किया, इसमें मास को डबल करो एक में तो क्या होगा? ट्वाइस हो जाएगा। सिंपल है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास को है फोर्स। सेकंड पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट आपने डबल किया, ठीक है, डबल किया, ट्वाइस किया, तो ये 4 टाइम्स होता है, फोर्स 1/4 टाइम्स हो जाएगा। फिर ट्रिपल किया तो फोर्स 1/9 टाइम्स हो जाएगा। जितना दूर चले जाओगे फोर्स उतना कम होता जाएगा। ठीक, द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल, दोनों का मास डबल किया तो फोर्स 4 टाइम्स आ जाएगा। सिंपल है यार, ये आप खुद कर सकते हो, उतना कॉम्प्लिकेट नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ की, डिस्कस किया है, खुद कर लोगे आप। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? एक्सेलरेशन क्या है फ्री फॉल की? फ्री फॉल एक्सेलरेशन आपको डिफाइन करना है क्या होता है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मैग्नीट्यूड हो जाता है। जब किसी चीज को हम अर्थ की ग्रेविटी में छोड़ देते हैं तो वो पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होता है। वो एक्सेलरेशन क्यों आ जाती है? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आ जाती है। तो कितनी उसका वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सिंपल है। व्हाई डू वी कॉल द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट? What do we call the gravitational force between the earth and an object? Gravity या क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आप इसी तरीके से आंसर करोगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज करते हैं इतने क्वेश्चंस हमें रहेंगे। अब कितने क्वेश्चंस? ठीक, नेक्स्ट के लिए हमें 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि ज्यादातर थियरी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म करेंगे। ठीक, तो आज के लिए आपको क्या करना है, यही जाके यहां से यही जो हमने आज डिस्कस किया था, अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है बाकी कंसेप्ट, बाकी जो पार्ट था चैप्टर का वो नहीं पढ़ा है खुद टेक्स्ट से, तो आज जाके सब कंप्लीट करना है और क्वेश्चन जहां तक ये वो सारे सॉल्व करने हैं। बाकी जो चीज समझ में नहीं आई है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, हम आपके लिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिस्कस करूंगा वो। बाकी वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है अगर आप नहीं है। लाइक का बटन तो दबाना ही दबाना है। बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पे तो है ही है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है आपको हमारा पढ़ाना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।